स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हिंदी के वायरल प्रश्न देखेंगे। अगर आपका पेपर 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो ये वायरल प्रश्न जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने से आपका 95% पक्का हो जाएगा। यानी कि आज की इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य पद से बहुविकल्पी है। और यहाँ पे देखिए आपको मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गद्यांश से बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा 10 नंबर का आएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे लिखना है पेपर में, इसके बाद यहाँ पे कवि का बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी हम कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। और चलिए आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन क्यूटो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, न तकलीफ न ही संघर्ष, न तकलीफ और न ही संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी हो सीने में। देखिए बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो को नए मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले कक्षा 12 के बच्चों के लिए 2023 के लिए हैं। और यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2023 में ये 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें वायरल क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। कहीं भी नहीं खोजना है आपको कि हमको क्वेश्चन कहां मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है। लिखा है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक। और मैं आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग मापिएगा अपने आप को कितनी तैयारी किए हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, तो देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा। अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत हो जाएंगे डिप्टी कलेक्टरी के लेखक। तो आप लोग अच्छे से तैयारी किए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आगे चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति मातृभूमि है। इसमें देखिए इसमें जो है मातृभूमि दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है ना। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि परीक्षा गुरु है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? परीक्षा गुरु। अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कीमती है बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? आप सबको मालूम है कि इसके बालकृष्ण भट्ट जी हैं मतलब लेखक। यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करते रहिए। आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर सभी को मालूम है, यानी कि संस्मरण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। ऐसे ही अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हरिऔध जी की कृति नहीं है। हरिऔध जी की इनमें से कौन सी कृति नहीं है? तो आप सबको मालूम है, सबको मालूम है कि यानी चित्रधारा जो है ये नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो इसको पढ़ के ही पेपर देने जाना। ठीक है ना। आप लोग के लिए बहुत हार्ड वर्क के साथ इसको बनाया गया है। तो वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसमें कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता हमारे सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास। 2 नंबर पे ऑप्शन है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे चलिए 8 नंबर। पद्मावत का रचना काल कौन सा है? यानी कि पद्मावत जो है इसकी रचना कब किस काल में हुआ था? आप सबको मालूम है कि भक्ति काल में पद्मावत की रचना की गई थी। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक थे। कौन थे तार सप्तक के संपादक? तो अगेज जी यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए आंसू काव्य में प्रधान रस है। आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस आता है। ठीक है ना। शांत रस प्रधान रस ये आंसू में आता है। तो 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी में से आपने कितना सही किया आप कमेंट में छाप दीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक नया आपको गद्यांश का क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये आना फिक्स है इस बार। तो अच्छे से इसको पढ़ के ही जाना है। ठीक है। देखिए इसको करने से पहले एक मोटिवेशन फिर बोलते हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से सुनिए। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। देखिए इसमें जो गद्यांश जो लाए हैं ये 10 नंबर का पेपर में आएगा। और देखिए कैसा है मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश
कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में जाकर होता है, साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए हैं, इसके बाद राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार है। तो इस गद्यांश को आपने जैसे ही पढ़ा आपको मालूम चल गया कि राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से इसको दिया है, क्योंकि पार्ट का यहाँ पे देखिए नाम दे दिया है राष्ट्रीय से समझ लेना है कि चैप्टर का नाम से थोड़ा सा अंश जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे राष्ट्र के स्वरूप से मिला है, डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल द्वारा ये लिखा गया है। अब चलिए इसमें क्वेश्चन पूछा रहेगा, आपको यहाँ पे बता रहे हैं। पहला कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका व्याख्या करके बताना है। इसके बाद सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, और इसके बाद विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है, यही पूछा गया है ना। चलिए सबसे पहले इस गद्यांश को हल करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे मैं ट्रिक बताते चलूंगा, अच्छे से तैयारी करना है। सबसे पहले संकेत डालेंगे, आपको क्या करना है, संकेत लिखना है साहित्य कला, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है बीच में डॉट डॉट करके, यहाँ पे लास्ट में मैंने भी लिखा है के लिए, यहाँ पे स्वास्थ्यकार है, यही चीजें यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में पहला पूछा गया था कि पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, यानी कि यहाँ पे देखिए पाठ का नाम यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना, उसी चैप्टर से इसको लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल जी। ये 2 नंबर का आपने काम कर लिया एक छोटा सा क्वेश्चन में। आगे इसमें क्या बोला गया है, ध्यान समझिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना इसमें, तो लिखा है ये अंडरलाइन यहाँ तक है, इतने का भाव बताना है। क्या है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में आकर होता है। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे पहले नंबर, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेना है ऐसे ही जैसे कि मैंने अच्छे से लिखा है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। लिखेंगे कि लेखक के अनुसार, यानी लेखक कहता है कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकों उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं, ठीक है ना, अनेकों संस्कृतियां जो है फूलती फलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। इसी में इसके आगे जो दिया है देखिए, अब यहाँ पे लिखा है ना, इसी को पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद साहित्य, कला, नृत्य लिखा है ना, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृत के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण देखिए ध्यान से उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है, यानी कि निहित है। तो ये जो था आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे ही साफ साफ आप भी लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। आगे इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है, तो सहृदय व्यक्ति के बारे में बताना है। तो यहाँ पे तीसरा का ऑप्शन उत्तर लिखेंगे कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद, जो सहृदय व्यक्ति होगा वो प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उसमें आनंदित हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे 4 नंबर का, ध्यान से देखिएगा कि सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृत के आनंद को पक्ष को स्वीकार करता है, प्रत्येक संस्कृत के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का अर्थ क्या है ये बताइए। तो यहाँ पे चलिए इसका उत्तर 5वां का देखिए ध्यान से कि जो समस्त संसार में किसी न किसी रूपों में विद्यमान है, आंतरिक आनंद वह है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चंस मैंने कराया है, ये जो है गद्यांश में, ये आपको कितने नंबर की तैयारी हो गई, 10 नंबर। इसमें 10 नंबर की आपकी तैयारी, और ऐसा ही पेपर में सेम आएगा, हो सकता है कि आपके ही पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, देखिए ये भी 10 नंबर का आता है पद्यांश, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। ये पद्यांश जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लाया हूं बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट करके कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपमन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटावा उत्कंठा सविशेष,
दे रहे हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमय संदेश। आपने जैसे इस मतलब कि पद्यांश को पढ़ा है तो आपको तो मालूम चल गया होगा कि कौन से चैप्टर से इस पद्यांश को दिया गया है, यानी कि श्रद्धा मनु, और श्रद्धा मनु चैप्टर से इसको लिया गया है। तो इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखिए, पहला उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। अब तो मैंने बता ही दिया श्रद्धा मनु, और उसके लेखक कौन है? तो कवि उसके हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आगंतुक व्यक्ति को किसकी ओर संकेत किया गया, और पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। इसके बाद पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको कैसे हल करना है। देखिए, सबसे पहले संकेत तो आप जानते हैं, ये लिख लेंगे कौन हो डॉट डॉट करके लास्ट में से मधुमय संदेश लिख लेंगे। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन में शीर्षक और कवि का नाम पूछा गया था ना। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखेंगे शीर्षक का नाम, तो श्रद्धा मनु से लिया गया है, यानी कि पाठ का नाम है। कवि इसके कौन है पाठ के? तो जयशंकर प्रसाद जी। ये आपने 2 नंबर का काम कर लिया पक्का। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये जो 2 लाइन है, इस दोनों लाइन का यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या का बताना है, मान भाव क्या है। तो देखिए, इसमें श्रद्धा मनु कहते हैं इसमें कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो देखिए, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग लिखेंगे कि मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानते हुए प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण है, ठीक है ना, अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो, ये कहते हैं। इसमें इस 2 लाइन का भाव है रेखांकित अंश की, यही है व्याख्या। आपको ऐसे ही साफ साफ लिखना है। ठीक है, आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? आगंतुक जो व्यक्ति है वो किसकी ओर संकेत किया गया है? यहाँ पे तीसरा का उत्तर लिखना है आपको, ध्यान से देखिए। आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया। किसकी ओर? आगंतुक ने मनु की ओर संकेत किया है। ठीक है, इशारा किया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें कि पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने को बात कही गई है। तो यहाँ पे 4 नंबर देखिए ध्यान से कि पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, यानी पद्यांश जो है इसमें श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा को मिटाने की बात को कही गई है। ठीक है ना। आगे प्रश्न इसमें 5 नंबर दिया गया है। इसमें पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? पद्यांश जो है इनमें किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो देखिए इसमें 5 नंबर कि पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। किसके बीच? मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। तो समझ में आ रहा है ना। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोग अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सा आपको यहाँ पे जीवन परिचय बताएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे। देखिए जीवन परिचय पर 3 नंबर है प्लस 2 नंबर साहित्यिक परिचय पर। कितना नंबर हुआ? 5 नंबर। और ये काफी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में आपको वायरल हम जीवन परिचय बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे क, और ये मान लीजिए कि दूसरा ऑप्शन पे है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऐसे लिख करके और इसका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ऐसे ही हेडिंग ऊपर डाल लीजिएगा, तब जाके जीवन परिचय का हेडिंग डालिएगा। अच्छे से लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिल पाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हेडिंग डाल लेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इन्हीं के जीवन परिचय लिखेंगे, इस वीडियो में बताएंगे। जीवन परिचय ऐसे लिख लेंगे हेडिंग। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से अच्छे से रिविजन कर लेना है इसको कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, यानी कि जन्म, ये जन्म लिखे ना, जन्म है, ठीक है, का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। ठीक है ना, कौन से जिला में? बलिया जिला में, और दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। अब देखिए पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिमती था। ठीक है ना, अच्छे से समझते चलिए, तो ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए द्विवेदी जी सरयू पाणी ब्राह्मण थे। द्विवेदी जी जो थे सरयू पाणी ब्राह्मण थे। अब देखिए इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनके बचपन का जो छोटे पर नाम था वैद्यनाथ था। 18 मई सन 1979 को
हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो इतना ही लिख देना है। और एक चीज, जितने भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जितने भी ये सन हैं और ये जो उनके माता पिता का नाम है, इसको ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला समझ जाए कि बच्चा बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके लिखा है। तो ये लिखने का तरीका बेस्ट है। इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा इस पर। अब चलिए साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है उनका। सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, यहाँ पर देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना लिख लेंगे साहित्यिक में परिचय। आप थोड़ा सा इनकी रचनाएं भी लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कृतियां उनकी दी गई हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि कोई एग्जाम में दिक्कत ना आए। कृतियां लिखेंगे, यहाँ पे आलोचनात्मक कृतियां लिखेंगे। सबसे पहले नंबर यहाँ पे देखिए 5 बताते हैं। पहला है सुर साहित्य, लिख लेंगे सुर साहित्य। ठीक है ना, इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका उन्हीं की है। तीसरा लिखेंगे प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद उन्हीं की हैं। 4 नंबर कबीर लिख लेंगे। 5 नंबर नाथ संप्रदाय, यानी कि इस तरीके से आप लिख लेंगे उनकी आलोचनात्मक कृतियां। इसके बाद थोड़ा सा निबंध संग्रह लिख लेंगे, तब उपन्यास लिखेंगे। निबंध संग्रह लिखेंगे कल्पलता उन्हीं की है, अशोक के फूल उन्हीं का है, कुटज उन्हीं का है, विचार और बिनक उन्हीं का है, विचार प्रवाह ये उन्हीं की निबंध संग्रह है। ठीक है, अब इसके बाद उपन्यास थोड़ा सा लिख लेंगे। इनमें देखिए कैसे लिखेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके बाद अनामा दास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद लेख, ये उपन्यास है उन्हीं का। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद अगला जो है कवि के महत्वपूर्ण जीवन परिचय। यहाँ पे देखिए कवि के जीवन परिचय, ये रहा आपका कवि का। ठीक है ना, ये कवि में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले डालेंगे इस तरीके से। 5 के ख में आता है ये कवि का। मान लीजिए 2 नंबर पे है ऑप्शन किसका, सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो ये वायरल है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। कवि में आपको महादेवी वर्मा का भी पूछ सकता है और सुमित्रा नंदन पंत, किसी एक का जरूर पढ़ के जाना है। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में देखेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा इस तरीके से और लिखिएगा इसमें कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृत की सुरमय क्रीड़ा स्थली कर्माचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से लिखिएगा। जन्म सन जो है ब्लैक पेन से, गांव का नाम ये ब्लैक पेन से लिखिएगा। अब देखिए इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत था तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ये अपने माता, इसके बाद पिता के सबसे छोटे संतान थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही, मतलब कि पाठशाला में ही हुई, यानी काशी के जय नारायण, यहाँ पे देखिए काशी के जय नारायण हाई स्कूल से, किस स्कूल से, हाई स्कूल से इन्होंने विलिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 में अपने प्रयाग के मयूर सेंट्रल कॉलेज से FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने लगे और भारत सरकार ने इन्हें क्या किया, पद्म भूषण की उपाधि से यानी कि विभूषित कर दिया। पंत जी 18 दिसंबर सन 1977 को परलोकवासी हो गए, यानी परलोक में सिधार गए, इनकी मृत्यु हो गई। तो इतने इनके जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको कितना नंबर, 3 नंबर मिलेगा। ऐसे ही पढ़ के जाना है। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा इनकी साहित्यिक परिचय भी दे देना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा। क्या लिखना है इसमें कि पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति स्थलवान एक ऐसे सहज कुशल मतलब शिल्पी थे जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय के नव स्वप्नों की सर्जन की। तो ये हो जाएगा साहित्यिक सेवाएं उनकी। इसके बाद देखिए रचना भी कुछ लिख दीजिएगा उनकी कि पंत जी ने
अनेक काव्य ग्रंथ लिखे और कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक का यानी कि पर लिखे, जो निम्न रूपों में प्रस्तुत है यानी कि दिया गया है। जैसे कि वीणा हो गया, ग्रंथि होगी, इसके बाद पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, युगांत हो गया, इसके बाद युगवाणी हो गया, ग्राम्या हो गया, कला हो गया, और यहाँ पे देखिए बूढ़ा चांद आदि सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी के। इसके बाद देखिए यहाँ पे साहित्य में स्थान भी लिखना होता है पेपर में। साहित्य में स्थान जिनका है उनका लिखेंगे जरूर कि पंत जी निर्विवाद रूप से एक सज्जन प्रतिभाशाली कलाकार थे। इनकी काव्य साधना सतत विकास अनुमुखी रही, मतलब कि बहुत ही चर्चा में रही। ये अपने काव्य के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने में सदैव संचेष्ट रहे। तो इस तरीके से लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा, इसको आपको पढ़ के जाना है, पंच लाइट वाला। ठीक है ना, और बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। कैसे लिखना है कहानी को समझिए। पहले हेडिंग डालेंगे पंच लाइट, तब से स्टार्ट करेंगे। पंच लाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद महता टोली में अशिक्षित लोग हैं, मतलब एक महता टोली थी उसमें, और वहाँ पे लोग जो थे अनपढ़ थे। उन्होंने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स जो लालटेन होती है उसी तरह होता था, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान की चीजें समझते हैं, मतलब उनकी वैल्यू ही समझ नहीं आती कि पंचलाइट का मतलब क्या होता है। वहाँ के लोग पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, और सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध करा लें, यानी कर लें। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या स्थिति है कि पंचलाइट जलाएगा आखिर कौन। ये प्रश्न को इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ से सीधे लोग, मतलब सीधे साधे जो लोग थे, पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह अब उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। और देखिए मुनरी पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब इसके बाद देखिए वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता देती है, और पंच गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेते हैं। और मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण भी दे देती है, यानी कर देती है। पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को वह कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना। इसके बाद पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। और यहाँ पे देखिए कहानी का कथानक सजीव है। इस कहानी में आंचलिक जीव का सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो ये जो था पंचलाइट पर ये कहानी था, और बहुत ही पंचलाइट कहानी फेमस है। इसको आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ये 5 नंबर का पेपर में आता है। अब देखिए इसके बाद आएगा स्वपठित खंड काव्य पर प्रश्न आता है, वो जिले वाइज जाता है, वो 7 नंबर प्रश्न पर रहेगा। वो आप लोग को अगर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना जिला। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट वीडियो जो ला रहे हैं उसमें आपको 50 नंबर का मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।